दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो रिगर का इंटरव्यू होता है वो किस तरह से होता है। रिगर में इंटरव्यू देने के लिए हमें क्या क्या तैयारी करना पड़ता है, रिगर बनने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में यही सब जानकारी मिलेगा। अगर आप ये वीडियो देखते हैं शुरू से लास्ट तक, अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो मेरे को जहां तक उम्मीद है कि आप कोई भी इंटरव्यू में जरूर पास होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो रिगर का जो इंटरव्यू होता है या कोई भी इंटरव्यू होता है, अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो सबसे पहले बड़ी बात ये होती है कि आप जो है अपने अंदर का जो डर है उसको बाहर कीजिए। आप जा रहे हैं, जो भी क्लाइंट बैठा है आप उससे इस तरह से बात कीजिए, इस तरह से उसके सामने जाइए कि आप एक नॉर्मली आदमी से बात कर रहे हैं, जिस तरह आप अपने यार दोस्त से बात करते हैं, अगल बगल वाले से बात करते हैं, अपना जो पार्टनर, काम करने वाला पार्टनर होता है उसके साथ बात करते हैं, सेम उसी तरह से उससे भी बात कीजिए। कोई भी अंदर डर मत रखिए। अगर वो कोई क्वेश्चन भी करता है, अगर आपको नहीं भी मालूम है तो अगर आप गलत क्वेश्चन का जो आंसर है वो गलत भी दे रहे हैं जवाब उसका, आपको ये मालूम है कि जो मैं आंसर जो जवाब दे रहा हूँ वो गलत है, लेकिन फिर भी उसको इस तरीके से बोलिए कि उसको ये न लगे कि आप डर के बोल रहे हैं। देखिए क्या होता है, जो इंटरव्यू होता है उसमें क्या होता है कि अगर बाहर का जो क्लाइंट आता है तो उसके साथ एक जो ऑफिस वाला होता है वो बैठा रहता है। अगर आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो ध्यान दीजिएगा कि अगर बाहर का कोई भी इंटरव्यू लेने आता है तो उसके साथ एक हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए एक आदमी उस ऑफिस का बैठा रहता है। बाहर से आता है, उसको उतना हिंदी मालूम नहीं रहता है और आपको जो है जवाब जो है हिंदी में देना होता है। तो अगर आप थोड़ा बहुत गलत भी उसको अगर जवाब देते हैं तो जो ट्रांसलेट करने वाला है, जो ऑफिस वाला है, उसको उसका सही जवाब देगा। लेकिन रह गया बात कि अगर आप रुक रुक के बोलेंगे, डर डर के बोलेंगे और सही भी बोलेंगे तो उसको डाउट होगा कि जो आदमी है ये इसका जो जवाब है सही नहीं दे रहा है। तो इसलिए सबसे पहले आप कोई भी इंटरव्यू में जाइए, निधड़क जाइए, बिना डरे हुए जवाब दीजिए, या कुछ क्वेश्चन भी करना है तो बिना डरे हुए कीजिए। दूसरा, जो अगर आप रिगर का इंटरव्यू देने जाते हैं तो उसमें जो है वो कई तरह का सवाल पूछता है। ऐसा नहीं है कि आप गए तो सिर्फ क्रेन का पूछ लिया या सिग्नल का पूछ लिया, ऐसा नहीं है। वो कहाँ से कब क्या पूछेगा उसका कोई मतलब गारंटी नहीं रहता है। वो क्या दिमाग चेक करने के लिए पूछता है कि आदमी काम किया है कि नहीं किया है। तो वो टूल्स के बारे में भी पूछ सकता है, सिग्नल के बारे में भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो जैसे कि वो एक पाइप पूछ देगा कि इमरजेंसी सिग्नल क्या है बताओ। तो अभी एग्जाम दे इंटरव्यू देने आदमी जाता है तो क्या रट्टा मार के जाता है। मैं बहुत सा रिगर को देखा हूँ कि रट्टा मार के जाता है, लेकिन जो मेन मेन जो सिग्नल है वो नहीं वो लोग याद कर पाते हैं। जो नए रिगर है उन लोगों के ध्यान में नहीं रहता है। तो सबसे पहले अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो सिग्नल के बारे में, क्रेन के बारे में, सीलिंग का, डिसाइकल का, चैन ब्लॉक का, ये सब के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। अगर इस सब के बारे में आपको जानकारी है तो आप कभी भी फेल नहीं हो सकते हैं। जैसे सीलिंग का हो गया, वेब सीलिंग का हो गया, चैन सीलिंग का हो गया, तो ये सब के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। इसका सेफ्टी फैक्टर क्या है उसका बारे में जानकारी होना चाहिए। डिसाइकल के बारे में जानकारी होना चाहिए, बो साइकिल के बारे में जानकारी होना चाहिए, आई बोल्ट जो होता है उसके बारे में जानकारी होना चाहिए, चैन ब्लॉक जो होता है वो क्या होता है, कमल लंग होता है वो क्या होता है। कमल लंग जो होता है जैसे कि आप देख रहे हैं पिक्चर में, इसको कमल लंग भी बोलते हैं और चैन पुलर भी बोलते हैं। बहुत सारे रिगर जो है अपने यहाँ के कि इसके बारे में इसका जो क्या नाम होता है वो नहीं मालूम रहता है, इसलिए मैं इसका पिक्चर दे रहा हूँ कि आप इसको देख के समझ सकते हैं कि एक कमल लंग है और जो दूसरा एक होता है, ये वाला जो होता है ये चैन ब्लॉक है। तो इसमें क्या अंतर होता है ये आपको मालूम होना चाहिए। एक आता है हुकचुक आता है जिसको मैनुअल बेंच मशीन बोलते हैं, तो वो उसके बारे में मालूम होना। ये जो सब चीज है ये क्या है, क्लाइंट यही सब चीज पूछता है। रस्सी के बारे में पूछता है, टैग लाइन के बारे में पूछता है, गांठ के बारे में पूछता है कि आपको कौन कौन सा गांठ मालूम है। देखिए गांठ जो है अभी तो नॉर्मली दो ही गांठ चलता है होल्डिंग के लिए, टैग लाइन होल्डिंग के, लेकिन जो क्लाइंट है वो पूछ देता है कि आपको बोतल गांठ मालूम है, फांसी गांठ मालूम है। तो ये सब जो है इस मालूम होना चाहिए।
झोली गांठ मालूम होना चाहिए, खूंटा गांठ मालूम होना चाहिए। ये सब जो गांठ है उसको ये मालूम होना चाहिए। इसको जो है रोप पुनर्स बोलते हैं, तो ये सब इसके बारे में मालूम होना चाहिए। जो रिगिंग का टूल्स है, कौन सा का जो सीलिंग है उसका कैपेसिटी कितना है, जैसे कि आधा इंची का सीलिंग है उसका कैपेसिटी कितना है, 1 इंची का सीलिंग का कितना है, 3/4 का कितना है, 7/8 का कितना है, तो 1/1/8 का सीलिंग का कैपेसिटी कितना है, यानी कि साइज के हिसाब से थोड़ा बहुत मालूम होना चाहिए। ऐसे तो पूरा जो चार्ट है वो आपको या किसी को भी याद नहीं रहता है। तो जो सीलिंग का कैपेसिटी है उसका देखने का यही एक तरीका है कि जो सीलिंग का थिम्बल और पोरुल होता है ना, उस पर पंच किया होता है, नहीं तो एक टैग लगा होता है, तो उस टैग पे आप देख के बता सकते हैं कि ये जो सीलिंग का कैपेसिटी है इसमें कितना है। लेकिन जो नॉर्मली है 1/2 इंची का, 1 इंची का, 1.5 इंची का, ये सब 1.25 इंची का, तो थोड़ा बहुत मतलब याद करके रखना चाहिए। डिसाइकल का भी सेम वैसे ही याद करके रखना चाहिए। सीलिंग कितने तरह का होता है, कितने टाइप का होता है, वो आपको मालूम होना चाहिए। क्रेन कितने टाइप का होता है ये मालूम रहना चाहिए आपको। ये रीगल से जो रिलेटिव क्वेश्चन है, ये कभी भी अगर आप एग्जाम देने कभी भी अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो इसको जो है एक बार जो है रिमाइंड कर लेना चाहिए। एक बार सुबह जाने से पहले इसको देख लीजिए कि हमारा सीलिंग जो है कौन कौन सा है, हैंड सिग्नल क्या है, टूल्स कौन कौन सा है, कलर कोड क्या कौन कौन सा है। जो जैसे कि वेब सीलिंग है वो कलर कोड के हिसाब से उसका कैपेसिटी मालूम पड़ता है। वो आपसे पूछ देगा, कोई अगर उसके पास वेब सीलिंग है वो आपको दिखाएगा, वैसे ही दूर से ही दिखाएगा कि ये कितने टन का है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि इसको हम देख के कैसे, क्योंकि वो आपको टैग नहीं वहाँ पे दिखेगा, आपको वो सिर्फ बेल्ट दिखाएगा और पूछेगा कि जो है बेल्ट जो है कितने टन का है, इसका कैपेसिटी क्या है, तो वो आपको उस कलर आप देखेंगे तो जो बेल्ट का कलर होता है उससे आपको मालूम पड़ जाएगा। नहीं तो उस पर लाइनिंग खींचा हुआ था, कितना लाइनिंग है उससे मालूम पड़ जाएगा। अगर साइज का अनुमान आपको है तो जो उसका चौड़ाई होता है उससे मालूम पड़ जाएगा। ये सब आपको मालूम होना चाहिए, इसको रिपीट करना चाहिए और रिपीट करने के बाद ही जो है इंटरव्यू में जाना चाहिए। इससे क्या होगा कि आप जो है क्लाइंट के सामने बेधड़क बोलेंगे। जब आपको मालूम रहेगा तो आपके अंदर डर नहीं रहेगा, आप निडर होकर बोलेंगे। अगर मालूम नहीं भी रहता है तो आप कभी भी निडर होकर बात कीजिए, तो मेरे को लगता है कि 80% जो है पास होने का चांस रहता है। अगर आपको जो क्वेश्चन है उसका आंसर ना मालूम भी नहीं है, गलत भी आंसर दे रहे हैं, तो आपको जो है बोलना चाहिए। क्योंकि ये जो है ये मेरे साथ हो चुका है। मैं इंटरव्यू देने गया, वहाँ पे जो है पूरा टूल्स रखा हुआ था, रिगिंग का जितना भी टूल्स है A to Z वहाँ पे ऐसा ऐसा टूल्स रखा हुआ था कि हमें भी मालूम नहीं था कि इस टूल्स का नाम क्या है। और क्लाइंट हमसे यही पूछा कि इस टूल्स का नाम क्या है और इससे जो है कौन सा हम काम करते हैं। मैंने क्या किया, मैं सिर्फ उस टूल्स एक बार नीचे मुंडी सर जो किया और जो जितना टूल्स है उसको टूल्स का नाम बताते गया और गलत सही उसका काम बताते गया। उसके तरफ मैं एक बार भी मुड़ के नहीं देखा कि वो क्या कर रहा है, देख रहा है क्या कर रहा है। मैं नाम बताते गया उसका कौन सा, जैसे डिसाइकल है ये तो उसका नाम डिसाइकल है, उससे जो है हम सीलिंग और बेल्ट के साथ जो लोड के साथ जो है उसको कनेक्ट करते हैं। ऐसे मतलब मैं बताते पूरा टूल्स का नाम और उसका काम बताते लास्ट तक चला गया, पूरा बता दिया। तब उसके ऊपर मैं उसके तरफ देखा वो, अब लेकिन हमें भी अंदर से डाउट था कि वो मुझे पास नहीं करेगा, क्योंकि जो टूल्स है उसका नाम मैं गलत बताया हूँ। लेकिन वो उसको मालूम नहीं था हिंदी, उसके साथ एक मैडम थी उसको हिंदी मालूम था। पता नहीं वो लोग इंग्लिश में उस टाइम क्या क्या बात किया और मेरे को पास कर दिया। तो इसलिए जो है कभी भी है अगर आप गलत कोई आंसर भी दे रहे हैं तो बेधड़क दीजिए, निडर होके दीजिए, कुछ नहीं होगा, आप पास होना ही होना है आपको। तो अगर आप इंटरव्यू में जाते हैं तो ऐसे ही जाइए, पूरा तैयारी करके जाइए, निडर होके जाइए और प्रोफेशनल तरीके से जाइए, तो आप जरूर पास होंगे।